आज पूरे देश भर में बाबा साहब की जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। द पब्लिक न्यूज 24 आज कई ऐसे विषय पे हर साल और एवरी मंथ कई ऐसे मुद्दे पे डिस्कस करती है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास दिन है और आज बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारा जो मुद्दा है, बाबा साहब ने आज से कई साल पहले एक उन्होंने आंदोलन किया और उस आंदोलन से एक विचारधारा भी इस देश में आई और एक लोगों में नई ऊर्जा आई। कई राजनीतिज्ञ अपने देश में आए, कई महापुरुष आए, लेकिन उन महापुरुषों में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम एक स्वर्णिम अध्याय में लिखा जाता है कि उन्होंने जब अंग्रेज और मुगलों के बाद जिस तरीके से जो सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके बाद उन्होंने क्या चेंजेस किए समाज में, एक एकता का संदेश, समाज में जो पूरे दूरियां थी उसको मिटाने का कैसे काम किए और कई ऐसे डेवलपमेंट का काम उन्होंने शुरुआत किए थे और कई ऐसे काम जो आज भी पेंडिंग है। तो हम उसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। क्या काम करना चाहते थे, ऐसी कौन सी काम अभी रह गई, इस पे भी बात करें। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं और एडवोकेट रवि यादव साहब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन एंड एडवोकेट उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और कई ऐसे मुद्दे पे, खासकर सामाजिक मुद्दे पे बात करते हैं। हमारे साथ है दादाराव नागरे साहब, फाउंडर प्रेसिडेंट है नेशनल स्टूडेंट यूनियन के। मिस्टर गिरीश मानव, अखिल भारतीय परिवर्तन विकास संस्था उनके प्रेसिडेंट है। प्रोफेसर सिद्धार्थ, इनको भी कई बहुत सारे विषयों पे हम लोग को बात करते हैं, सब एडिटर है और एक बहिष्कृत भारत एक न्यूज पोर्टल है और उस पर अपनी बात को लिखते हैं। राजू कांबले जी सोशल वर्कर है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे आंदोलन के बारे में बात करेंगे और पुणे से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो हमारा जो विषय है और इसी विषय पे खासकर बहुत ही एक सौहार्द 14 अप्रैल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सर एडवोकेट रवि यादव साहब, आप कई मुद्दे बात करते हैं। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल, बाबा साहब ने अपने आंदोलन और अपने जो संविधान के अलावा जो संविधान रचयिता थे, कई ऐसे सामाजिक मुद्दे पर डेवलपमेंट का काम और अपने विचारों से एक नया संदेश दिए, एक नए रूप में काम करने की उन्होंने एक प्रेरणा दी थी। आपको क्या लगता है कि अभी तक वो काम पूरा हो चुका है या फिर और बचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले विश्व रत्न, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो जयंती का जो महोत्सव है, आपके माध्यम से, पब्लिक न्यूज 24 के माध्यम से देश में सभी साथी जो भी जुड़े हैं उनको मैं अभिवादन करूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का काम आज भी पूरा नहीं है और हमें आज का दिन खास है। हमें आज शपथ लेनी है कि जिस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्ट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम भारतीय पहले और लास्ट भी भारतीय है। इसमें बहुत गहराइयों में सोचना होगा कि क्या हम आज की तारीख में जो कास्ट, जो धर्म के आधार पे हम भारतीय बिछड़े हुए रहते हैं, कई बार हम झगड़ते रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण काम जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको देके रखा था और उनके जीवन शैली में एंटायर उनके जितने भी सोशल वर्क हो, पॉलिटिकल वर्क हो, उस दरम्यान उन्होंने ये कहा था कि हमें कास्ट से परी, धर्म से परी एक इंडियन सिटीजन बनना होगा पहले और लास्ट तक। ये काम अधूरा है क्योंकि आज जैसे देश में देख सकते हैं हम किस प्रकार से धर्म के आधार पे लोग बांटे जा रहे हैं, कास्ट के आधार के बांटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुखद बात है और हमें शपथ लेनी होगी कि ये जो काम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको दिया हुआ है, बताया हुआ है और उनका यही कहना था कि अगर 10 लोग मेरे राह पे चलने वाले होंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते। एक बात। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे काम किया था, जैसे महिला सक्षमीकरण की आज हम बात करते हैं। उस टाइम में आपने देखा होगा खुद लॉ मिनिस्टर थे और लॉ मिनिस्टर कोई छोड़ नहीं सकता है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल हो, कई मुद्दों पे उनकी सरकार से बनी नहीं, तो उन्होंने वो छोड़ दिया था।
तो ये अधूरा जो काम है इसको हमें आगे लेके जाना होगा। और महत्वपूर्ण एक बात, जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्होंने दिया हुआ है, आज संविधान के जो प्रिंसिपल्स है उसको कहीं ना कहीं कहीं संस्थाएं हो, कहीं पॉलिटिकल पार्टियां है, वो अपने छुपे हुए एजेंडा से खत्म करने के पीछे लगी, और उसको हमें संभल के रखना होगा, क्योंकि ये दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 2 वर्ष 18 महीने 11 दिवस जो हम कहते हैं, 2 साल, इतना कालावधि तक इतना बड़ा जो टाइम रहा उसमें स्टडी करके, जैसे आपने देखा होगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट हमारे इसमें है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट हमारे इसमें, पूरे वर्ल्ड भर का, जैसे हम कहते हैं मक्खन से जो घी निकलता है एक्सट्रैक्ट करके, इतनी सारी मेहनत से हमारा संविधान बना हुआ है, और आज की तारीख में उसके प्रिंसिपल्स को बचाना होगा। जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो कामगार है, आज सकते हो कि कामगार के अगेंस्ट में कितना बड़ा ये हो रहा है, किसान है, तो ये सभी मुद्दों को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद एक एडवोकेट होने के नाते, खुद एक सोशल रिफॉर्मर होने के नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते कई जगह पे उन्होंने काम किया। जब वो पॉलिटिशियन थे, जब वो मिनिस्टर थे, तो वहां से नए नए बिल लाना हो, नए नए प्रस्ताव गवर्नमेंट में देना हो, जो एडवोकेट थे तो कोर्ट में लड़ाई लड़ना हो, जब वो सोशल रिफॉर्मर की भूमिका में रहते थे तो रास्ते पे आंदोलन हो, गवर्नमेंट के खिलाफ जाके कुछ बोलना हो, तो वो सब करते थे। तो आज के माहौल में हम वो कहाँ कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम बाबा साहब को एक पर्टिकुलर कास्टी जमाती जात से लोग जो है टच करके जा रहे कि नहीं, ये बाबा साहब यानी एक पर्टिकुलर जमात से थे या एक पर्टिकुलर कास्ट से थे, इसको भी हमें इरेज करना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब किसी एक जाति जनजाति के नहीं थे। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, जिप्सी एक समाज है रोमानिया में, जिप्सी, तो वो समाज 1970 के बाद में, यानी यहाँ इंडिया में जिस प्रकार से अछूत कह के या जिस प्रकार से एक जनजाति को गांव के बाहर रहना पड़ता था, वो 1990 तक और 2000, अभी भी यूरोप में आप जाओगे तो यूरोप में, रोमानिया में जिप्सी समाज को बाहर गांव के रहना पड़ता है। तो वहां तक बाबा साहब की जो है नॉलेज बाबा साहब के बारे में वहां के लोगों ने पढ़ा है, और वहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल बनी है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये यूनिवर्सल रहे हैं और सबके लिए रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, बर्थ प्लेस। जैसे महिलाओं का मैंने बताया, लेबर के बारे में मैंने बताया, क्या आज लेबर के लॉज या लेबर्स के जो अधिकार है उसका हनन नहीं हो रहा है? हो रहा है। कोई भी सरकार हो तो कम ज्यादा होते रहता, तो ये काम अधूरा रहा है, इसके ऊपर हमें काम करना होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राष्ट्र में एकात्म का निर्माण करना और राष्ट्र की प्रगति करना। जैसे हम देख सकते हो श्रीलंका में क्या हालत है, पाकिस्तान में क्या हालत है, अफगानिस्तान की हालत हम देख सकते हैं। तो राष्ट्र में हम अगर इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्ट नहीं बनेंगे तो राष्ट्र की विकास नहीं होगा, राष्ट्र की डेवलपमेंट नहीं होगी। तो आज 14 तारीख को हमें प्रयत्न करना होगा और शपथ भी लेनी होगी कि आने वाले कार्यकाल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन कार्य में उन्होंने जो कार्य किया है, उनकी जो दिनचर्या रही है, उससे हमें प्रेरणा लेके कुछ एक हर दिन कुछ नया काम हम करेंगे। इसी से बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हर जो जितने भी 125 करोड़ 30 करोड़ जो जनता है, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब को समझ लेती है, अपना लेती है, तो देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और हम भारत एक महासत्ता बनने के लिए, क्योंकि उनका सपना रहा है कि भारत महासत्ता बन सकता है। रवि साहब, मेरा एक बहुत ही शॉर्ट आंसर दीजिएगा। मेरा वही सवाल है कि आज के समय पे कुछ राजनीतिक पार्टियां एक पर्टिकुलर कास्ट का ही मानती कि यही हमारे भगवान है और हमारे ही है, ये मानते हैं। लेकिन आज 14 अप्रैल को आज देश के हर एक संस्थाएं, हर एक कम्युनिटी, और मैंने खासकर देखा कि कई ऐसे साउथ में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में आज के दिन पे कई ऐसे जो ब्राह्मण समाज के जितने भी एजुकेशनल वाले जो कमेटी है वो भी आज इस पर्व को मना रही है। तो लगता है कि ये जो धारणा बन गई थी कि एक सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो बस उन्हीं के ही है, ये तो पूरे देश के लिए थे। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मैंने जैसे कहा कि बाबा साहब सबके थे, ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप के थे, ना किसी पर्टिकुलर जाति जमाती के नहीं थे। उसका उदाहरण अगर आप देखोगे, उनके साथ में
चित्रे और आपटे नामक जो ब्राह्मण समाज के हो, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हमारे यहाँ कहते 18 पगड़ जाति यानी 18 जातियों से मिला के, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास शिवा काशिद भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास बहुत सारे बहुजन समाज के भी थे, ब्राह्मण समाज के भी थे। तो जिस प्रकार से शिवाजी महाराज जी ने स्वराज बनाया था, उसी प्रकार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, चित्रे हो, आपटे हो, आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो कई जनजातियों से, मुस्लिम हो, पारसी हो, इनके सब लोग जो है उनको समर्थन करते थे, उनके साथ में आंदोलन में सहभाग भी रहा है और उनके साथ में कंधे से कंधा लगाकर काम किए हुए। तो वो जो माहौल है, आपको लगता है ना कि कहीं लगता है कि इस चीज को भी हमें आगे बढ़ानी होगी, कि सिर्फ खाली आगे बढ़ानी होगी, देश के लिए थे। हाँ, इसको आगे लेके जाना होगा और हर समाज के व्यक्ति को बताना होगा हमें कि बाबा साहब की ओरिजिनल जो थीसिस थी, ओरिजिनल जो थिंकिंग थी, ये थिंकिंग है। और कुछ समाज के लोग उनको बांटना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक जनजाति के है, तो उनका विरोध होना चाहिए और हर तरह से उनके खिलाफ में हमें, चाहे वो जुडिशियल हो, सोशल हो, वहां पे हमें बताना होगा कि नहीं, बाबा साहब एक पर्टिकुलर जाति, एक धर्म के नहीं थे, वो यूनिवर्सल थे और वो हर किसी के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये इसलिए उनको महापुरुष बोला जाता है। और ये बात रवि साहब ने बहुत अच्छी बोली है। दादा नागर साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं, आज के समय पे आपको क्या लगता है कि उनके किन विचारों को हमें आगे लेके जाना है? यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि आने वाले 25 साल, ये 75 साल अपने देश की आजादी का मना रहे हैं, 25 साल, आने वाला 25 साल आप देश को कहाँ देखते हैं और किन विचारों को अभी भी हमें आगे लेके जाने चाहिए? सबसे पहले तो बात यह है कि बाबा साहब राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े मसीहा थे। राष्ट्र निर्माण में जितना योगदान उनका रहा है, उतना योगदान मैं नहीं जानता कि उससे बड़ा योगदान वाला कोई होगा। उनके विचार का अगर देखा जाए तो हर टाइप का, सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है और बाकी सभी तरीके से उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो है संविधान है भारत का। भारत के संविधान में सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सभी टाइप के राइट्स दिए गए हैं। और उसके बाद में आते हैं उन्होंने किए हुए लॉज, जैसे उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था, उस टाइम पास नहीं किया तो बाबा साहब ने राजीनामा दिया था। उसी तरह से ओबीसी का रिजर्वेशन था, उनके लिए भी उन्होंने उसी प्रकार का स्टेप लेना पड़ा। उसी टाइप से जब वो अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते थे, बिल लाने की कोशिश करते थे, उसके ऊपर बात करते थे, उस टाइम उनको बहुत ज्यादा विरोध सहना पड़ा। लेकिन बाद जैसे जैसे दिन चले गए, लोगों को समझने लगा कि बाबा साहब की जो विचार है वो कितने इंपॉर्टेंस है। अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि नदी जोड़ प्रकल्प, यानी रिवर एक दूसरे को जोड़ते हैं ना, अभी बहुत सारे रिवर को जोड़ा गया है। उससे यहाँ का जो दुष्काल था, अकाल पड़ता, तो अकाल का सोल्यूशन है। उसी तरह से जब वो इकोनॉमिक्स में जाते हैं तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी का उल्लेख करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ रूपी की ओर से आप देखते हैं कि पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने इसी ग्रंथ के आधार पे खड़ा किया है। उसी प्रकार ये सोशल है, सोशल में इक्वालिटी लाके उन्होंने बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन किया है। और धार्मिक चीज पर बोला गया तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना के पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बेहतरीन धर्म कहा जाता है, उसको धर्म नहीं कहेंगे हम लोग, धम्म यानी जीवन जीने की एक प्रणाली है जिसमें सील, समाधि और प्रज्ञा का एक है। उससे जीवन सुखी होता है और हम लोग दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सब पूरा योगदान जो है, अगर ऐसा देखते हैं तो वो हमारे विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी रास्ते पर हम चलेंगे तो हम महासत्ता बन सकते हैं। गिरीश मानव जी, आप अखिल भारतीय परिवर्तन विकास संस्था है, इनके प्रेसिडेंट है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज के समय पे जैसे अभी एक सवाल आई थी, आने वाला जो 25 साल आप कहाँ देखते हैं और बाबा साहब के कौन से काम आपको लगते हैं कि पेंडिंग है जिसे हमें करना है, उसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात तो सबको जय भीम और बाबा साहब जयंती पर सबको मैं शुभकामना देता हूँ। और जो प्रश्न मुझे पूछा गया अभी मैं उसका बहुत ही सटीक तरीके से आंसर देता हूँ।
देखो, आपने कहा कि 25 साल के बाद भारत देश कहाँ पे ठहर सकता है, क्या हो सकता है। तो उसमें अगर बाबा साहब के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो जो बाबा साहब ने एक सबसे बड़ा हथियार दिया है तो वो है कानून। अगर हम अगर हम अगर मैं कहूंगा मेरी भाषा में, तो मुझे अभी भी प्रतीत होता है कि हम सभी कानूनों का जो भी बनाए हुए हैं पार्लियामेंट में, उसका अमल इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है और जो कि ब्यूरोक्रेट्स करता है, तो उनमें कुछ कमी है, उनमें कुछ मूल्यों की कमी है, उनमें मोरल की कमी है, कुछ सिद्धांतों की कमी है। तो ये सिद्धांतों की कमी की वजह से लैकअप हुआ है। नहीं तो आज आप जो बोल रहे हैं कि 25 साल के बाद भारत देश आर्थिक महासत्ता बनेगा, एक विश्व गुरु बनेगा, विश्व को नॉलेज देगा, ये जो बनने का जो भी बाबा साहब ने तो नींव रखी है, तो वो पहले से ही अगर वो पूर्ति हो जाती, क्योंकि अब वो क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारे कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट्स है उसकी वजह से हो नहीं पाया है। लेकिन अगर अगर मैं कहूंगा, हम अगर इसी समय से, जैसे कि अभी एडवोकेट रवि यादव साहब ने एक बात कही कि हमें आज प्रतिज्ञा ली है, तो मैं उनको उनके इस वाक्य को समर्थन देता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ, दादा साहब ने जो भी बात कही, उन्होंने भी वो अच्छी तरीके से कही कि 25 साल में भारत देश कहाँ होना चाहिए। उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल और उसके बाद इकोनॉमिकल जो रिफॉर्म होने वाले उसके बारे में कुछ रखा है। अगर ये करना है तो उसकी नींव आज अभी से रखनी चाहिए। हमें सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान रखना है, उसके ऊपर केंद्रित रखना है। तो मैं कहूंगा, आप जो चाहते हो उसको 25 साल नहीं लगेंगे, उसको कम से कम एक 5 साल के भीतर ही सब हम अचीव कर सकते हैं। प्रोफेसर सिद्धार्थ जी आज हमारे कॉल पे है और सर आपसे सवाल है, यदि आज बाबा साहब अम्बेडकर रहते और जिस तरीके से आज पूरे एक राजनीतिक पतन, एक मूल्य पतन जो हमारे पूरे डिस्कशन में आई, जिस तरह से करप्शन हो रहा है, आज होते तो क्या करते? क्या उन्होंने संविधान इसलिए बनाया था कि जिस तरीके से करप्शन के तो सारे केसेस आते हैं? बाबा साहब ने हमें जो डेमोक्रेसी दी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया है, उसको हमें सबसे पहले तो बचाना है, क्योंकि अभी बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को मीन्स बदलना चाह रही है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन समझो नहीं बचा सके तो ये देश महाशक्ति तो नहीं बनेगा, पूरा यहाँ पे गृह युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे, उसके बाद में महाशक्ति बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। आज हम अफगानिस्तान का उदाहरण लेते हैं। अफगानिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां पे शरिया लॉ है। उनकी हालत क्या है? उनको आज खाने के लिए नहीं है। इंडिया उनको गेहूं भेज रहा है, सब कुछ हेल्प कर रहा है। और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें संवैधानिक मूल्यों को, सबसे पहले हमें जो भी जनता है उनमें हमें उनको संविधान को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। संविधान जब जनता समझेगी, संविधान की जो वैल्यू समझेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। संविधान के सिवा इस देश का कुछ भला नहीं हो सकता। जो भी बाबा साहब ने हमें दिया है उसको हमें बचाना है, आगे बढ़ाना है। और बाबा साहब का जो वर्क था लार्जर दैन लाइफ था। उन्होंने सबके लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, दलितों के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब सिर्फ एक वर्ग के है जो एक ही समाज के लिए काम किया है। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था। हिंदू कोड बिल को विरोध हुआ तो उन्होंने उनका खुद का लॉ मिनिस्ट्री का जो पद था वो भी त्याग दिया। इतनी हिम्मत कोई आज के समय में कर नहीं सकता है कि लॉ मिनिस्ट्री का जो पद है वो छोड़ देंगे दूसरों के। जो मेरा सवाल वही था कि उन्होंने एक नैतिक मूल्य पे उन्होंने पद छोड़ दिया था। क्या आज के समय पे राजनीतिक ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। उतनी नैतिकता तो आज राजनीतिकों में नहीं है। और उनके साथ में उन्होंने जो भी किसानों के लिए जो दामोदर नदी प्रकल्प था, प्रोजेक्ट था, वो जो किसानों के लिए पानी नदी का आता था उसके लिए उन्होंने काम किया है। उसके बाद में कामगारों के लिए काम किया। उनका स्वतंत्र मजदूर पक्ष भी था जो 1936 में उन्होंने स्थापन किया था। उसके बाद में उन्होंने उसके लिए मजदूरों के लिए भी काम किया। और उसके बाद में कायदा मंत्री भी रहे हैं। उसके साथ में मजदूरों के मंत्री भी रहे हैं 1942 से लेके 1946 तक। उनका काम बहुत ही मीन्स बड़ा काम है। और उनको हम महापुरुषों को हमको एक ही
फ्रेम में उनको नहीं लाना चाहिए। और सबके लिए उन्होंने काम किया है। समाज को लिबरल होना पड़ेगा, बाबा साहब को समझना पड़ेगा और संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ा के सबके साथ आगे चलना पड़ेगा। बाबा साहब ने जिस संविधान को बनाया और उन्होंने एक आत्मनिर्भर जिस नैतिक मूल्य को लेके वो चले और उन्हें एक प्रेरणा दी। यदि आज होते, उन्होंने आंदोलन किए थे, एक नए विचारधारा को उन्होंने एक प्रेरणा लेके आए, यदि आज के समय पे होते, जिस तरीके से नैतिक मूल्य का पतन हो रहा है खासकर राजनीति में, तो आज होते तो क्या करते? राजू साहब आप बताइए कि आज क्या करते? मैं एक लाइन में फिनिश करता हूं। उनकी एक सेंटेंस है कि वोटर खाली वोटर नहीं रहना चाहिए, लेजिस्लेचर होना चाहिए। अच्छे अगर लोग पॉलिटिक्स में जाके वो अगर सत्ता में जाते हैं और वो मूल्यों को लेकर बदलाव लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि वोटर खाली वोटर ही नहीं होना चाहिए, तो लेजिस्लेचर होना चाहिए। और इसके लिए एक जिम्मेदार जी है ना, वो नेता वर्ग है। जो बाबा साहब का आंदोलन था, महात्मा फुले से आंदोलन चालू हुआ था, बाबा साहब का वो साल था 108 बरस का। तो 108 बरस का जो आंदोलन था, उस आंदोलन से हमें 3 वर्ग मिले थे, 3 क्लास मिले। उसमें से पहला था स्टूडेंट, और सेकंड वाला था कर्मचारी, थर्ड वाला था नेता। और स्टूडेंट का क्या काम था? स्टूडेंट ने पढ़ाई करने के बाद उसको जॉब लगेगी, उससे वो कर्मचारी है। लेकिन कर्मचारी का काम है, हमारा जो कर्मचारी है वो क्रीम लेयर कर्मचारी है। क्रीम लेयर इसका मतलब होता है जो दूध होता है, दूध को उबालते हैं तो उसके ऊपर साय आती है। जब वो साय का काम क्या है? जब उस दूध के ऊपर जो कोई कूड़ा कचरा या कुछ गिरा है तो अंदर दूध फूटना नहीं चाहिए, दूध को नष्ट नहीं होना चाहिए, नश्वर नहीं होना चाहिए। ये काम हमारा कर्मचारी का है। जो हमारे समाज पे जो कोई अन्य अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई जो है तो कर्मचारी वर्ग से लड़ना चाहिए, क्योंकि उनको आंदोलन के वजह से उनको नौकरी मिली है। नौकरी मिलने के बाद उनको पैसा मिला है, आंदोलन के बदल से मिला है। जो ये पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने समाज का काम करना चाहिए। मुझे इन लोगों में से कोई भी ऐसा जो उससे एक नेता वर्ग निर्माण हुआ था, वो नेता भी जो है वो नेता स्पॉन्सर्ड है और प्रोजेक्टेड है। नेता जो है वो स्पॉन्सर्ड और प्रोजेक्टेड है, वो वही आंदोलन का नेता नहीं है, उसे स्पॉन्सर किया गया वो नेता है। अब हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करना पड़े। हमारे लोगों में सबसे बहुत बड़ी समस्या है, हमारी समस्या ही समस्या है, हमें जागरूक नहीं है। हम लोग जो है वो जागरूक नहीं, इसीलिए दुश्मन हमारा वो उपयोग कर रहा है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा एक मुद्दा और एक सॉल्यूशन पे आज आप बात किए, और जो बहुत ही कड़ी सच्चाई है कि हम 14 अप्रैल के दिन ही हम कई नेता बन जाते हैं। ये साल भर क्या करते हैं? एक्चुअली 14 अप्रैल आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि एक समीक्षा के दिन होनी चाहिए, और हो सकता है कि कई ऐसे समीक्षा पे आपसे बात भी करूं कि क्या हम ऐसे आज एक शपथ लेके और पूरे साल भर उस दिशा में काम करें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, या फिर डेवलपमेंट का, एंटरप्रेन्योर का हो, या एक दूसरे को साथ देके आगे बढ़ाने के लिए हो। और आज के दिन पे उनकी समीक्षा होनी चाहिए। ये आप जो बोले कि 14 अप्रैल को एक बहुत बड़े दुर्भाग्य है। और प्रोफेसर साहब, मैं आपसे भी एक बात बोलना चाहूंगा। आप तो सर आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में बात करते हैं, अरुण साहब वहां पर आज पूरे सुप्रीम कोर्ट में कितने एडवोकेट हैं आप जानते हैं, प्रेसिडेंट हैं। कितने बड़ी दुर्भाग्य है कि 14 अप्रैल के दिन पे एक ऐसे नाच गाना किया जाता है। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जिसके अरुण साहब ने बहुत ही कड़ी सच्चाई बताई है। तो क्या इस टाइप के प्रोग्राम में क्या समीक्षा होनी चाहिए? क्या इस दिन को एक कि आपने जो हमारे बताए हुए जो नियम थे, जो कानून बनाए थे, और जैसे अभी सर ने बोला कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या इन विषयों पे साल भर काम क्यों नहीं होता है? सिर्फ 14 अप्रैल के दिन ही जो नेता बनते हैं, क्या उनके ऊपर भी कटाक्ष नहीं होनी चाहिए? क्या उनके लिए भी काम नहीं होनी चाहिए? या उनको बताए कि आपने साल भर में क्या किया है? क्या समीक्षा का दिन नहीं होना चाहिए?
14 अप्रैल, मैं आप सबसे सवाल कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो एक है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दिया है, उसमें दिया है कि क्या क्या करना चाहिए और हर एक की ड्यूटीज है। ड्यूटीज के बाहर कुछ भी नहीं करना है। जैसे एमपीज की क्या ड्यूटी है कि वहाँ के रास्ते है, वहाँ का पानी है, वहाँ की स्वच्छता है और बाकी सब चीजें जो एमपी के अंडर आती है वो एमपी करे, एमएलए के अंडर आती है वो एमएलए करे, ग्राम सेवक ग्राम पंचायत के अंडर आती है वो ग्राम पंचायत करे। इस प्रकार लीडर अपनी ड्यूटी ही निभाए ना तो बहुत कुछ होगा। और दूसरी बात, लीडर जो रहते हैं, यानी जो पक्ष के जो अध्यक्ष रहते हैं ना, उन्होंने अगर इनके ऊपर कटाक्ष रखा कि आपका आमदार निधि का जो फंड है, खासदार निधि का जो फंड है वो प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं है। तीसरी बात है कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है यानी कलेक्टर्स है जो बिल पास करते हैं इन लोगों का, तो इन्होंने भी देखना चाहिए कि वहां पे अगर रोड बनती है तो रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या, राशन जा रहा है तो राशन प्रॉपर जा रहा है क्या। उसके उसी तरीके से जो योजनाएं जो गरीबों के लिए सरकार ने बनाई ऑलरेडी, जो कि डीपीएसपी के अनुसार ही बनती है योजनाएं, तो वो योजनाएं क्या रूट लेवल तक जा रही है क्या, ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो हमारा भी है कि हमने भी सवाल पूछना चाहिए। आज जो हमारे साथ जो पैनल में थे पूरे एक सोसाइटी के लिए कई ऐसे मामलों में अपने एक विचार रखते हैं, लेकिन साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। और इस सारे मेहमान के जो एक समीक्षा, जो एक 3-4 जो चीजें आई हैं सोल्यूशन पे, आप सबने सुनी। शायद हम इसके ऊपर अगले साल जब हम समीक्षा करें तो सबसे पूछे कि साल भर में हमने क्या क्या किया। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, जब हम पेंडिंग इश्यू की बात कर रहे हैं, एवरी मंथ हम अलग विषयों पर आप सबसे बात करेंगे, आपको इन्वाइट करेंगे और इन विषयों पर भी हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम काम को आगे बढ़ा सके। समाज में कैसे नए लीडर जो आ रहे हैं उनको भी हम लेके आएंगे और वो लोग क्या कर रहे हैं इसको भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका द पब्लिक न्यूज़ 24 में।